हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। आज हम आपके बीच में एक ऐसे कवि को लाए हैं जिन्होंने उत्तराखंड की खूबसूरती को लिखा है। आज हम आपके बीच एक ऐसे कवि को लाए हैं जो उत्तराखंड की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की समस्याओं पर कविताएं लिखते हैं और बड़े बड़े मंचों में जाकर उनको गाते हैं, जिसको देख के उत्तराखंड सहित देश के अनेक लोगों में एक नई भावना जागृत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले के भीमताल से आगे ओखलकाडा ब्लॉक के एक गांव में रहने वाले संजय परगाई की, जो इस समय मेरे साथ बैठे हैं। सबसे पहले संजय भाई, बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को। आपकी कविताएं जो हमने सुनी, आपने अनेक मंचों में गाई, आप जगह जगह जाते हैं, आपको बुलाया जाता है, वह अपने आप में विशेष होती हैं। तो ये लिखने की कला कहाँ से आई आपको इस छोटी सी उम्र में? जी मैं अगर बताऊं आपको तो जो लिखने की कला मैंने जो सीखी है, मैं बचपन से ही मेरा एक शौक़ रहा है कि किसी भी चीज़ को देख करके भावुक हो जाना। किसी भी चीज़ को अगर मैं देखता हूं तो मेरे से सहन नहीं होता है, तो एकदम मैं भावुक सा हो जाता हूं। तो मैंने बचपन में ही अपनी कविताओं को लिखना शुरू किया। करीब मैं 8वीं में एक कविता लिखी थी मैंने, सबसे पहले 4th क्लास में लिखी थी, तो उसके बाद 8वीं में लिखी। और उसके बाद मैं करीबन 2021 से निरंतर मंचों पर और कविता की तरफ रुख कर रखा है। तो पार्ट टाइम लगभग मैं 2021 से लिख रहा हूँ और उसके बाद 2024 में लगभग मैं अब कविताओं की तरफ ही हूँ। बिल्कुल, कभी खूबसूरती को पहाड़ की लिखा, कभी पहाड़ की समस्याओं को लिखा, कभी प्रेम को लिखा, कभी दुख को लिखा। तो ये सभी चीज़ों का समन्वय कैसे बैठाते हैं आप? जी देखिए कि क्या होता है कि भावनाएं जो होती हैं वो दिल से निकलती हैं। तो अगर भावनाएं जहाँ पर आ गई तो दिल से जहाँ से शब्द निकलते हैं, जहाँ पे पीड़ा दिखती है, दर्द दिखता है, तो वहाँ से ही आवाज़ उठती है। और अगर मैं कहूँ तो मैं एक गांव में रहता हूँ, पहाड़ में रहता हूँ। तो पहाड़ का वातावरण जो होता है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, सारी चीज़ें मुझे लुभाती हैं अपनी ओर। तो जब हरे भरे पेड़ दिखते हैं तो उनमें प्रेम भी दिखता है, और वहीं से अगर मैं देखूँ तो वहाँ उसमें संघर्ष भी दिखता है। जो पहाड़ों का संघर्ष होता है, उन पर उतनी बड़े पहाड़ हैं, कहीं पे पत्थर हैं, उन पर चलना है, और कंटीले रास्ते हैं तो उनसे निकलना है, तो वहाँ से दर्द निकलता है। और तो आपको अभी भी वह कविता याद है जो आपने सबसे पहली लिखी थी 2000 मतलब जब 8वीं में आप पढ़ते थे? जी मैंने कविता जो है 8वीं में पहले एक उसी पे लिखी हुई थी जो मैं 8वीं की क्लास में पढ़ा करता था, उसी से रिलेटेड लिखी थी। तो कविता मेरी जो थी उस पर मेरे जो शब्द हैं या भाव हैं, हो सकता है कि बड़े कवियों के जो कॉपी पेस्ट हों, क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में जो शुरू करता है तो शुरुआती में किसी जिसका उस पर प्रभाव रहता है तो उसके प्रभाव में ही लिखता है, उसके शब्द ही लिखते हैं। और अभी वो मेरे पास पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उस पर जो शब्द समन्वय है बड़े कवियों का जो मैंने पढ़े हैं उनके जैसे कॉपी टाइप में हो सकते हैं, वो अभी मेरे पास नहीं है। बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन आपने अपना किसको देख के सोचा कि यह बंदा कविताएं गाता है, मैं भी इसको देख के कविताओं की तरफ आगे बढ़ूं? कौन व्यक्ति है? जी मैं शुरुआती जब मैं करूं तो तब मैं स्कूल टाइम पे था। उस टाइम, आजकल तो सारा सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। तो स्कूल में जो सर लोग थे, हमारे गुरुजी लोग थे, वही हमें मोटिवेट किया करते थे, और हम उस टाइम किताबों पर ही पढ़ा करते थे। उस टाइम तो हमें मंचों का पता भी नहीं था कि मंचों पर भी कविताएँ चलती थी। हम तो सोचते थे कि किताबों पर ही कविताएँ हुआ करती हैं, तो हमने किताबों पर ही पढ़ा। जब मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ा था किताबों पर, सुमित्रानंद पंत जी को पढ़ा था, महादेवी वर्मा को हमने पढ़ा था, और दुष्यंत कुमार को हमने पढ़ा था, तो वहीं से जो उनकी कविताएं थी वही हमें लुभाती रही। और मंचों का तो बाद में पता चला, जब हमने देखा कि मंचों पे कुमार विश्वास जी अभी चल रहे हैं करके, उस टाइम पे अभी भी चलते हैं, तो युग कवि के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद मनोज मुंतशिर शुक्ला बहुत अच्छे गीतकार हैं, तो उनके मंचों पे हम देखा करते हैं। उनके अलावा स्वयं श्रीवास्तव जी को हम देखते हैं। उसके अलावा अभी तो बहुत सारे कवि हैं जिनको पकड़ है। जी अभी तो बहुत सारे पकड़े। उस टाइम पे जो हुआ करते थे, कुमार विश्वास जी का नाम चला करता था। दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज का यह एकमात्र इंटरव्यू नहीं होने वाला है, केवल बातचीत नहीं होने वाली है, इसमें होने वाला है धमाका। और वह धमाका होगा कविताओं से, क्योंकि कविताओं में एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े मुद्दों को बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए मैं इसे धमाका कह रहा हूं। तो सबसे पहले आज आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाने वाले हैं? जी दर्शकों को तो बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, लेकिन मैं जो शुरुआत करूंगा, मैं 4 पंक्तियां जो पढ़ा करता हूं अक्सर, जहां से शुरुआत करता हूं, तो वही 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ लूं? जी बिल्कुल। तो 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं, एक मुक्तक के साथ जोड़ता हूं, तो सुनिएगा कि मुझे चालाक बन जीना
अभी तक भी नहीं आया, मुझे चालाक बन जीना अभी तक भी नहीं आया, सही हरदम रहूं माँ का यही आशीष है पाया, गिराना सब मुझे चाहें मगर ये हो नहीं सकता, गिराना सब मुझे चाहें मगर ये हो नहीं सकता, हमेशा साथ रहता है मेरे माँ बाप का साया, हमेशा साथ रहता है मेरे माँ बाप का साया। बिल्कुल, बहुत गजब लाइनें हैं और आपके माँ बाप को भी प्रणाम हमारा, जी। क्योंकि इसमें आत्मविश्वास है, इसमें अपने आप को मजबूत बनाने की एक प्रेरणा है जो लोगों को महसूस करती है कि हमें हार नहीं माननी है, चाहे लोग हमें कितना ही गिराने की कोशिश करें, हमें फिर भी एक मजबूती के साथ डटे रहना है, क्योंकि ये पहाड़ के रहने वाले बंदे हैं और पहाड़ का रहने वाले बंदों का दिल भी पहाड़ जैसा ही मजबूत, कठोर और हिम्मत से भरा हुआ होता है। इसलिए आज संजय भाई हमारे साथ हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगा। तो आपने पलायन पे लिखा जी। तो आप पलायन पहाड़ का बड़ा एक बहुत ही कहूँ तो संकट का एक दौर भी है, जी। तो किस तरीके से देखते हैं आप पलायन को? देखिए हमारे पहाड़ में जो है पलायन की आज ये है कि मैं अपने गांव की बात करूं, पहले तक जब मैं क्लास 5th तक था या 4th में पढ़ता था, 6th में पढ़ता था, तब भी बहुत लोग गांव में रहा करते थे। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति है, इतने बड़े बड़े विशाल मकान बनाए हुए हैं, इतना ही धरोहर है, इतनी ज़्यादा ज़मीन है, उसको छोड़ करके लोग शहरों की तरफ रुख किया है। ऐसा ही मेरे गाँव में नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में यही दिक्कत है। मैं जब जाता हूँ इधर उधर के गाँव में देखता हूँ, अपने अगल बगल के गाँव को, भीमताल साइड देखता हूँ या उससे आगे की तरफ मैं जाऊँ धानाचूली साइड, उससे आगे और जाया जाए तो हर जगह वही दिक्कत है। सारे बड़े बड़े मकान जो हैं, इतनी अच्छी धरोहर है, इतनी अच्छी पुरखों की बनाए हुए जो लकड़ी के कलाकारी, क्या कलाकारी होती थी, उसको आज भी उजड़ा पड़ा है। सारा देख के बड़ा सा दुख लगता है। तो उत्तराखंड की ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी समस्या है और पलायन का मेन कारण कहें तो बेरोजगारी और हमारी जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं ही कह सकते हैं, और बेरोजगारी का मेन मुद्दा ही पलायन की तरफ लोगों को रुख करता है। बिल्कुल, चाहे कोई कवि हो वह भी समझता है कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे नेताओं को ये बेशक समझ में नहीं आती हो। लेकिन छोड़ो, वह अलग बात है। आपने ये बड़े बड़े मंचों में पढ़ी है, ये दूरदर्शन में भी आप गए थे, वहाँ भी आपने पढ़ी थी शायद ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो दूरदर्शन में पढ़ के आए हैं आज हमारे साथ यह कविता पढ़ने वाले हैं, तो इसको हमको सुनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल है, आपने आग्रह कर दिया है, आपने कह दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि दूरदर्शन पे जो मैंने एक रचना लिखी, दूरदर्शन पे जो मैंने रचना कही थी, जो पलायन की पीड़ को लेकर के, पहाड़ों की पीड़ थी, तो उसे मैंने सुनाया था, तो उसे मैं सुनाता हूँ, तो सुनिएगा कि ना दिलों की करो ना मनों की सुनो, ना दिलों की करो ना मनों की सुनो, पीड़ मेरे पहाड़ों वनों की सुनो। और आगे की पंक्तियां थी कि दौर सच का न जाने कहाँ खो गया, भाग मेरी धरा का कहाँ सो गया, छोड़ के चल दिए सब घरों से कहाँ, गाँव में तो पलायन यहाँ हो गया, देख सूरत सभी दर्पणों की सुनो, पीड़ मेरे पहाड़ों वनों की सुनो। और आगे की पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं, आगे का बंध मेरा जो है वो समर्पित है जो उत्तराखंड में हमारे जंगल जिस तरह से जले हुए थे, तो और हमारा जो लाभ है, हमारा जो स्वार्थ है, उसे मैंने 4 पंक्तियों में लिखा है। तो तब कहता हूं कि पेड़ को काट कर छाँव भी चाहिए, जंगलों को जला भाव भी चाहिए, लोग कितनी हदों तक गिरे लाभ में, लोग कितनी हदों तक गिरे लाभ में, कर पलायन बसा गाँव भी चाहिए, पात जिनसे झड़े उन तनों की सुनो, या पात जिनके जले उन तनों की सुनो, पीड़ मेरे पहाड़ों वनों की सुनो। और जो मेरे आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, आखिरी का बंद है, वो मेरा समर्पित है उत्तराखंड जो हमारे पहाड़ों का युवा है, जो घर से दूर चले गया है, तो उसकी जो मजबूरी है और जो क्यों गया, तो उस पर मैंने फोकस किया है। तो वहीं से मैं 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ कि जो गए थे कमाने घरों से कहीं, जो गए थे कमाने घरों से कहीं, ख्वाब टूटे सभी बस गए वो वहीं, गाँव बेरोजगारी
उजाड़े यहाँ, यही सच्चाई है कि गांव बेरोजगारी उजाड़े यहाँ, शौक से दूर कोई गया ही नहीं, शौक से दूर कोई गया ही नहीं, दूर जो हो गए उन जनों की सुनो, पीड़ मेरे पहाड़ों वनों की सुनो, ना दिलों की करो ना मनों की सुनो, पीड़ मेरे पहाड़ों वनों की सुनो। धन्यवाद। क्या शानदार कविता है। वाकई में मैं अनेक कवियों से मिलता हूँ, सभी लोग लिखने में बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी कविता की तो कुछ बात ही अलग है। इसमें साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है पहाड़ को बचाना, पलायन से बचाना, और भी जो बेरोजगारी से पहाड़ को सुरक्षित करना। उन लोगों को समझना चाहिए कि आखिर उनसे कहाँ चूक हो रही है, वह कहाँ भटक रहे हैं, जिसके कारण आज पूरा पहाड़ भटक रहा है। अगर वह लोग नहीं भटके ना, पूरा पहाड़ नहीं भटके और पहाड़ हमारा सुरक्षित हाथों में, पहाड़ में ही अपने खुशहाली की जिंदगी जिए। जी जी बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्या हमारी है। तो आपने ये कहा कि आप 8वीं से लिखते थे और 2021 से लगातार लिख रहे हैं। जी। 2021 से ही बात करें तो हम 3 साल हो गए जी। 3 साल में कैसा रहा आप, पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में क्या कुछ अंतर देखते हैं आप अपने आप में? जी बिल्कुल, अंतर का यह है कि 2021 में जब मैं ग्रेजुएशन के लिए आया था तो मैं ग्रेजुएशन भी करता था और पार्ट टाइम किया करता था और मंचों पे भी रहता था। मुझे मंच पर रहने का बड़ा शौक है और मेरा सौभाग्य कहूँ कि मैं मंचों पे लगभग बचपन से रहा हूँ, क्योंकि स्कूल के फंक्शन हो, कार्यक्रम हो या कहीं संचालन करना हो तो हमेशा मेरा नाम आया करता था कि संजय आपको संचालन करना है, आपको मंच पे रहना है। कभी कभी मैं नखरे भी दिखाया करता था, उस टाइम होता है छोटी उम्र पे कि मेरे से ही करा रहे हैं सब कुछ, तो उस टाइम में थोड़ा सा कर देता, लेकिन ज़बरदस्ती करते थे, मेरे पे प्रेशर डालते थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुझे दिक्कत नहीं होती है किसी चीज़ पे, थोड़ा सा मुझे आसान सा लगता है क्योंकि मंचों से जुड़ा हुआ हूँ। तो 2021 से जब मैं चला था तो 21 में मैंने थोड़ा सा हल्के लेवल से लिखा था, मैं बिना छंद के लिखा करता था, तब मैं नॉर्मल सीधे सीधे लिखा करता था। पद्य की अलग अलग तरीके की होती हैं कविताएं, कोई भाव प्रधान होती हैं, कोई छंद प्रधान होती हैं, किसी पे छंद होता है, किसी पे केवल भाव होता है, किसी पे तुकांत होता है, किसी पे नहीं होता है। कविताएं हर तरह की होती हैं, लेकिन मैंने छंद पे ज़्यादा ध्यान दिया तो मैं अभी छंद पे लिखा करता हूँ। और जो इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ या कितना हूँ। तो मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि जो मैं 3 साल पहले था वही 3 साल बाद भी अभी भी लिख रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं बस सीख रहा हूँ। हाँ, अभी चलना बहुत बाकी है, अभी सीखना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो कहते हैं ना कि किसी बड़े शायर ने कहा था कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो उसी चीज़ को मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। और अभी तक जो भी हुआ है बस सीखते सीखते हुआ है। अगर मैं अभी आपके पास पहुँचा हूँ तो ये भी सीखते सीखते ही हुआ है। अगर मैं दूरदर्शन पे गया तो अभी भी सीखते सीखते ही गया। कोई मैं प्रोफेशनल ऐसा नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीखते सीखते ही यहाँ तक आया हुआ हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है जो कवि होते हैं उनके जो हिंदी के अध्यापक होते हैं वो उन पर बड़ी मेहनत करते होंगे शायद, क्योंकि आपको उनके भाव छंद जो भी ये होता है कविताओं का, जिसको समझने में बड़ी आसानी लोगों तक होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता ये हम जैसे आम लोगों को कि ये कौन से भाव से है, कौन सा छंद है। क्या कहना चाहेंगे अपने हिंदी के अध्यापक के लिए और किस तरीके से आपको पढ़ाया करते थे? जी, मैं कहूँ ना, अगर मेरी कुछ हिंदी की तरफ मेरा रुझान और मेरी यहाँ तक पहुँचना अगर किसी ने संभव कर पाया है तो मेरे अध्यापकों की बदौलत है। क्योंकि मैं जब प्राइमरी लेवल पे था तो हमारे बोरा सर थे, तो उन्होंने ही एक कविता लिखने के लिए दी थी। मैंने क्या किया था, एक खिड़की जो ही खुली की आकर कुछ चिड़िया सी थी, एक बढ़िया कविता हुआ करती थी, तो उसी कविता के पीछे एक नोट था कि छात्र इसके उस पर कविता लिखें। तो मैंने क्या कर दिया था, वहाँ की लाइनें यहाँ मिला दी, वहाँ की यहाँ मिला दी, अपनी एक आध शब्द मिलाए तो उसी का जैसा लिख दिया। सर ने गाइड किया कि बेटा ये तो होता ही नहीं है, तो तुमने कॉपी पेस्ट कर दी, ये तो चुरा लिया, ये तो चोरी में आ जाएगा। मैंने कहा कोशिश करूंगा। तो फिर उसके बाद अच्छा लिखा, फिर 4th क्लास में लिखा। तो उसके बाद जब मैं जूनियर में था, हाई स्कूल में था, तो उसके बाद एक सेशन हमारे में ऐड हुआ था कि स्वरचित कविताएं लिखने का। तो उस पर पंत सर हुआ करते थे हिंदी के अध्यापक, तो उन्होंने दिया था, तो उस पर मैंने डायरी पे लिखाया था, उन्होंने चेक किया था, उन्होंने सच ही नहीं माना कि आपने लिखी हैं ये कविताएं। तो उस टाइम में थोड़ा जोश जुनून और मोटिवेशनल लिखा करता था। तो मैंने कहा सर मैंने लिखी, तो उन्होंने कहा लिख के दिखाओ। तो फिर मैंने पूरी डायरी भर दी, तो डायरी उन्होंने चेक की और उसके बाद फिर उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कवियों के बारे में बताया। फिर मैं इंटर में गया। इंटर में मेलकानी सर हुआ करते थे हिंदी के अध्यापक,
लगभग। तो उन्होंने इतना गाइड किया, उन्होंने कहा कि यार बेटा कविताएं बहुत अच्छी चीज़ हैं, बहुत अच्छा चलता है। उन्होंने भी कुमार विश्वास सर का नाम उन्होंने ही मुझे बताया था। मैं सच कहूँ तो उससे पहले मैं अनजान था कुमार विश्वास जी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि यार उतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, वो मंचों पे जाते हैं, उनको सुना करो। तो वहाँ से मुझे एक सीख सी मिली और मेरे मन की इच्छा जागी कि पहले मैं कविताएं लिखता था, अभी और लिखी जाएं। तो मैंने वहाँ से शुरू किया, वहाँ से देखा, होते करते थोड़ा हुआ। उसके बाद मैं हल्द्वानी जब आया 12th पास आउट होने के बाद, तो यहाँ मैंने मंच देखे। मैंने कहा कविताएं तो मैंने भी लिखी हैं, क्यों ना आजमाई जाए। ओपन माइक वगैरह हुआ करते थे, ओपन माइकों पे जाता था कभी सम्मेलनों पे। तो अब चले हैं, उस टाइम तो ओपन माइक हुआ करते थे, तो उन पे जाया करता था। तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। तो पूरी मेहरबानी, पूरा क्रेडिट मेरे हिंदी के अध्यापकों को ही जाता है। बिल्कुल, एक जो भी सफल व्यक्ति होता है उसके पीछे माता पिता के साथ ही अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको कभी प्रेम हुआ है? जी, प्रेम हुआ है, और उसके भाव भी मुझे आते हैं, तो भाव भी लिखा करता हूँ। तो जब प्रेम होता है तभी कभी जी भाव लिख बिल्कुल सकता बिल्कुल है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो अब हम आपके मुंह से एक प्रेम से भरी हुई कविता सुनना चाहते हैं जो आपने लिखी हो और जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सबको पता है, जैसे मैं नैनीताल की धरती से हूँ, तो नैनीताल मेरी धर्मभूमि, कर्मभूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, सारी सब कुछ हमारी नैनीताल ही रही है। और सौभाग्य से मैं श्रृंगार की तरफ भी हूँ, तो श्रृंगार पे मेरा रुझान बहुत है। आप कहेंगे कि मैं श्रृंगार पे संयोग वियोग होते हैं, तो वियोग की तरफ मैं ज़्यादा लिखता हूँ, दर्द ज़्यादा लिखा करता हूँ मैं ना। मेरा ये है कि मैं दर्द ज़्यादा लिखता हूँ, लेकिन अभी तो मैं संयोग से मैं नैनीताल और श्रृंगार को जोड़ता हूँ, तो वहीं से मैं 4 पंक्तियाँ लिखता हूँ। तो मैं तब पढ़ता हूँ प्रेमिका के लिए कि चमक है चाँद सी तेरी मिर्गी सी चाल लिखता हूँ, चमक है चाँद सी तेरी मिर्गी सी चाल लिखता हूँ, गुलाबों सी हंसी तेरी कमल से गाल लिखता हूँ, जुल्म ढाए अदा तेरी कहर प्यारी निगाहें हैं, जुल्म ढाए अदा तेरी कहर प्यारी निगाहें हैं, फिदा होकर तेरी आँखों को नैनीताल लिखता हूँ, फिदा होकर तेरी आँखों को नैनीताल लिखता हूँ। वाह जी धन्यवाद। वाह वाह, क्या खूब है। मतलब अपने आप में नैनीताल इतना खूबसूरत है, दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के लोग नैनीताल घूमने आते हैं। लेकिन उसी नैनीताल के प्रति लोगों की अपनी अपनी एक छवि रहती है। उसी छवि को जो आपने देखी, आपको लगा, उसको आपने एक 4 लाइनों में समा दिया। और पूरे नैनीताल को 4 लाइनों में समाना ही कवि की ही कलम कर सकती है। जी बिल्कुल। हम जैसे लिखने भी लग जाए तो बड़ा लेख लिख देंगे, अखबार का एक पन्ना भर देंगे, इतना हमको लिखना पड़ता है किसी विशेष जगह के बारे में। लेकिन कवि वह होता है जो उसका निचोड़ लिखे और 4 लाइनों में हमसे बड़ी बात कहते, और यही आप लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब आगे की क्या तैयारी है, क्या क्या प्लान है आपका? किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं या क्या है, किस तरीके से आगे जाएंगे आप? जी अगर मैं कहूँ तो मेरा किसी एनजीओ से तो मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे एनजीओ हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर आगे की प्लानिंग की बात करें, अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है पीसीएम से, तो अभी मैं फिलहाल हिंदी के लिए ही लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हिंदी की सेवा करूँ। तो मेरा मेन जो मकसद है और मेरा जो उद्देश्य है, मेरे मन में एक चीज़ रहती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। हमारी जो भाषा हिंदी है राजभाषा है, जबकि और देशों की भाषाएं या किसी भी चीज़ को देखें तो राष्ट्रभाषा का दर्जा। अब हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है और मातृभाषा भी है, तो उसको राष्ट्रभाषा होना ही चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ जितना भी मेरे से होगा। तो मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित होना न होना ये अलग बातें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना पाऊँ या बन जाए। जब कोई भी बड़ी बड़ी क्रांति आती है उसका आगाज जो होता है छोटे छोटे मंजों से होता है। जैसे गिरदा को ही हम ले लें, जब वे कविताएं सुनाया करते थे तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो पता चलता है कि जहाँ पर 10 लोग उनको रोड में इकट्ठा मिल गए वहीं पर शुरू हो जाते थे और कविताएं लोगों को सुनाने लगते हैं। उनके ही पद चिन्हों में आजकल पहाड़ के ही एक युवा हर्ष काफर भी चल रहे हैं, जो जगह जगह रोडों में लोगों को इकट्ठा करके ही कविताएं चालू कर देते हैं। ये अपने आप में एक क्रांति का आगाज है। और इसी तरीके से अगर सभी लोग छोटे छोटे लोगों तक पहुँचें, जहाँ तक मोबाइल या वीडियो टीवी अभी तक बहुत मुश्किल ही पहुंच पाई हो, अगर आप उन तक सीधे पहुंचकर कविताएं पहुंचा दें तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। डिजिटल क्रांति से भी बड़ी क्रांति आम लोगों तक होती है। तो अब आप बताइए, आज के युग में कविताओं जो कवि हैं इनका क्या भविष्य है? आपको लगता है कि कवियों का भविष्य कोई मजबूत होने वाला है या उन्हें सरकारों की तरफ से मान सम्मान दिया जाता है?
जी, मैं अगर बताऊं तो अभी कई कवि हैं, बड़े मंचों पर भी हैं, अभी वो टाइम नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब कभी नॉर्मल सा हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत बड़े कवि भी हैं जो लग्जरियस लाइफ भी जिया करते हैं और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े उसमें चला करते हैं। तो लेकिन अब भविष्य के लिए क्या कह सकते हैं कि ऐसे भी कवि हैं। आज के टाइम समय पे देखूं, कवि बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि भावनाएं सबके अंदर से आती हैं और लिखना भी सबको है, लेकिन इनको बढ़ावा भी देना जरूरी है। देखिए, अगर कविताओं की बात करें तो मैं अगर एक रियलिटी बताऊं तो जब मैं अगर अपने गांव के या इस साइड के मंचों पर जाता हूं, जो अदर कार्यक्रम के मंच हुआ करते हैं, जहां लोग नाच गाना पसंद करते हैं, डांस देखना पसंद करते हैं, कविताओं को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हमारे तरफ को ये एक दुर्भाग्य है। तो लेकिन जो है, कविताओं को सुनना जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी साहित्य की बात करें तो हमारे सारे जितने ग्रंथ हैं सारे साहित्य पे लिखे हुए हैं। अगर हम वाल्मीकि जी की रामायण देखें तो उन्होंने भी पूरा वो साहित्य पे लिखा हुआ है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस देख लें। आज भी अगर साहित्य की कोई बात करता है कि मुझे साहित्य पसंद नहीं है, मैं तो कविताएं नहीं सुनता हूँ, फिर भी लोगों के अंदर साहित्य बसा हुआ है। अगर कोई रामचरितमानस की कोई पंक्तियां भी कहे तो हर किसी को याद होगी। अगर कोई नहीं भी होगी तो वो बंदा एक उसकी चौपाई मंगल भवन और मंगलहारी जरूर कहेगा, क्योंकि ये प्रचलित है, ये साहित्य है। तो साहित्य जो है, साहित्य को बढ़ावा देना जरूरी है। तो इसलिए हम इस पे कार्य कर रहे हैं। और अन्य लोग जो हैं, जो मंचों पे जाने के बाद कहा करते हैं कि यार साहित्य नहीं चल सकता है, नहीं सुनेंगे लोग, ऐसा हो जाएगा, बोरियत होगी, तो ऐसा नहीं है। साहित्य को अगर मन से कहने वाले अनेक कवि भी होते हैं, लेखक बिल्कुल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये होता है ना कि कई लोग रुझान कम होता है, लेकिन इस रुझान को अगर जागृत करना है तो कवि को भी लोगों के दिलों तक पहुंचना होगा। ये नहीं कि हमने कविताएं लिख दी, हम कविताओं पे बड़ी बड़ी बातों को लिख रहे हैं और बहुत गहराई तक जाके लिख रहे हैं, तो वो चीजें हमने करनी है, लेकिन उसको गहराई वालों तक ही सीमित रखनी है। अगर हमने आम लोगों के बीच पहुंचना है या आम लोगों तक हमने जाना है, तो आम लोगों की आवाज और उनकी दर्द और उनकी पीड़ाओं को उनके अनुसार हमने शब्द का भंडार बनाना है और शब्दों को उसी अनुसार इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल। जो लेखकों की एक दिक्कत थी, परेशानी थी, मैं कहूँ कि जो कहते थे कवि और लेखक कि हमें नौकरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम केवल कविताओं से अपने परिवार को नहीं चला सकते। लेकिन इन्होंने, संजय भाई ने बताया कि अगर आप आम लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ और मजबूती के साथ पहुँचाएँ तो आप इससे अपना परिवार, अपना घर भी आसानी से चला सकते हैं। तो और कुछ है आपके पास हमको सुनाने के लिए? क्या कुछ और सेवा करना चाहेंगे आप जी दर्शकों की? अभी देखिए, जो ऑनलाइन का दौर है, अभी देखिए, अगर कविताओं का यह है कि आजकल तो वायरल होना बहुत आसान सा हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है कि 2 पंक्तियां लिखो और उसको उस हिसाब से डालो, तो वो चीज़ें अलग हैं। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है इन चीज़ों को। अगर कोई चाहे तो आगे सोशल मीडिया के तरीके से भी आगे आ सकता है, कार्य कर सकता है, अपने आप को स्थापित कर सकता है। तो सोशल मीडिया का समय है। तो आपने कहा कि 4 पंक्तियां, तो वहीं से सोशल मीडिया का समय है। अभी जो है कि ऑनलाइन का जमाना है और 5G का दौर चल रहा है। अगर मैं श्रृंगार लिख रहा हूं तो श्रृंगारिक भाषा में कहूँ तो श्रृंगारिक भाषा में चैटिंग से दिलों का संयोग हो जाता है। चैटिंग से दिलों का संयोग हो जाता है। पहाड़ में तो बड़ी खतरनाक संयोग हो रहा है। पहाड़ की लड़कियां भाग जा रही हैं बिना किसी को जाने ये चैटिंग का कमाल है। तो चैटिंग से दिलों, तभी मैंने लिखा है कि चैटिंग से दिलों का संयोग हो जाता है और स्क्रीनशॉट मात्र भर से दिलों का वियोग हो जाता है। तो उसी तकनीकी और उसी टेक्नोलॉजी से मैं जोड़ते हुए 4 पंक्तियां जो पढ़ा करता था। मैं साफ साफ पहले कह दूं कि ये मेरे किसी छंद पे नहीं है। तो ये मेरी जो सीधे सीधे मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो उसे पढ़ता हूँ कि ऊपर वाले ने लिख दी जो तुम्हारी वो तकदीर बनना है मुझे। ऊपर वाले ने लिख दी जो तुम्हारी वो तकदीर बनना है मुझे। तुम्हारे हाथों में है जो मौजूद प्यार की वो लकीर बनना है मुझे। छुपा के रखोगी मुझे जमाने से पासवर्ड लगा के तुम। छुपा के रखोगी मुझे जमाने से पासवर्ड लगा के तुम। तुम्हारे मोबाइल गैलरी की पर्सनल वाली वो तस्वीर बनना है मुझे। क्या बात है, क्या जी, बात है, धन्यवाद। क्या बात है। लेकिन उस तस्वीर का स्क्रीनशॉट फिर वायरल नहीं होना चाहिए, तभी ये जोड़ी बनी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। और ये 4 लाइनों में आप क्या देखते हैं जो पहाड़ में आजकल, आपने तो मुद्दा छेड़ दिया, आप जी कभी क्या सोचते हैं इस बारे में पूछ लेता हूँ। जो पहाड़ की लड़कियाँ आजकल भाग जा रही हैं, उनके परिवार वाले सोचते हैं कि हमारी लड़की खो गई। बहुत दुख होता है। हम 50 पोस्टें रोज़ की बनाते हैं, रोज़ की नहीं, महीने की, सॉरी। तो उसमें हम लिखते हैं कि पहाड़ की इस जगह की ये लड़की लापता है, खो गई है, आप लोग हम इनकी मदद करें, इनके परिवार वालों की मदद करें।
लेकिन वे लोग तो हम सोचते हैं कि वह कहीं लापता हो गए, लेकिन वह भाग जा रही हैं। ये सच्चाई है और इसका एक बड़ा मुद्दा हमारे पास आया। आप उत्तराखंड में ही एक जगह है इस्लामपुर जी, वहाँ आपको बता दूं 35 लड़कियां अल्मोड़ा की भागी हुई हैं जो विशेष धर्म के साथ वहाँ रह रही हैं और वे अब परेशान हैं जी। तो इसी तरीके की जो समाचार आते हैं, जो खबरें आती हैं, ये अंदर तक हिला के रखती हैं। आप क्या सोचते हैं कितनी गंभीर समस्या ये पहाड़ मैं कहूँ ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और आपने जो मुद्दा छेड़ दिया है इसके पीछे एक बड़ा सा प्रोपेगेंडा हो सकता है। मैं कहता हूँ कि इसके पीछे जरूर प्रोपेगेंडा होगा कोई जो इसको कर रहा है कि जहाँ आप बात कर दिया आपने कि ये धर्म परिवर्तन और ये चीज़ें आम हो गई हैं। एक तो चीज़ होती है कि किसी चीज़ का दुष्प्रभाव होना, किसी चीज़ की अगर खासियत है, कोई प्लस पॉइंट है तो माइनस भी होगा। तो क्योंकि बैलेंस बनाना जरूरी है। जैसे सोशल मीडिया से अच्छे कार्य होते हैं तो बुरे भी होते हैं कि चैटिंग से दिलों का संयोग, ये चीज़ें अलग बात हैं। और आपने जो विशेष समुदाय की बात करी तो उस पर तो ये चीज़ें हैं कि इसके पीछे ये चाल है ना, किसी को फंसाने के लिए उसको इस पर किया जाता है। कई बार तो हमने ये जब अखबारों पर टीवियों पर हम देखा करते हैं तो उस पर भी लोग अपना नाम छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके दाना डाला करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए मैं अपनी सारी बहनों को एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा अगर करना है, देखना है, एक बार इस चीज़ के बारे में सोचिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए। क्योंकि मुझे पता है जो हमारी बहनें हैं हमारी पहाड़ की, वो वहाँ जाकर के परेशान रहती हैं क्योंकि उनके पास सच्चाई कुछ और होती है और उसके पीछे कुछ और होता है। कि कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो वही चीज़ें आपको दिखाने के लिए आपको पूरा नाम लिया जाएगा, आपको अच्छा दिखाया जाएगा, तो वहाँ जाकर के वही चीज़ें होती हैं, वो पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो आपसे एक मेरा विनम्र निवेदन है, मैं अपनी बहन समझ के आपको एक संदेश देता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ पे, इन चीज़ों पे ऐसे विश्वास नहीं करना है और इन चीज़ों से बचना है। और सभी अभिभावकों को भी अपने आप पे थोड़ा सा ये वातावरण देना है, अपने घरों में अपने संस्कारों से बात के रखना है, अपने धर्म की शिक्षा देनी है और अपनी चीज़ों को, सनातन को बचाने के लिए भी आवाज़ें उठानी है। तो ये चीज़ें अपना करना जरूरी है, तभी हमारा जो पहाड़ या हमारा जो देश है वो बच पाएगा, तभी हमारा भारत एक अच्छा राष्ट्र हो पाएगा। हम थोड़ा सा रास्ते से भटके जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा अब बात छड़ी है तो मैं भी इसमें ऐड कर दूं। मैंने देखा है जहाँ जहाँ अभिभावक अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के नहीं रखते, वहाँ वहाँ यह ज़्यादा होता है जी। अगर मैं चाहता हूँ कि अभिभावक, माता पिता और उनके लड़के लड़की जो भी हो एक दोस्त बन के रहें, तो वहाँ ये घटनाएं नहीं हो पाती हैं। जहाँ अभिभावक अपने आप को सख्त बना लेता है और उसको अपने नीचे दबाने की कोशिश करता है, तो वह धीरे धीरे परिवार से कटने लगती है या कटने लगता है और इसका अंजाम गलत होता है जी। तो अभिभावक को ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और सर आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा जी, मुझे भी बहुत अच्छा ये कुछ सुनाया, इतना कुछ सुनाया जो हमने सोचा नहीं था। यह इंटरव्यू हमने कम करने की सोची थी, मुझे लगता है कम से कम आधे घंटे का हो गया होगा। क्योंकि जब आप किसी कवि के साथ बैठते हो, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हो जो पहाड़ प्रेमी हो, जिसके दिल में पहाड़ बसता हो, तो वहाँ समय की फिर बाध्यता नहीं रहती, वह अपने आप टूट जाती है और यह तोड़ना हमको बार बार पसंद भी आता है। तो जाते जाते दर्शकों को एक 4 लाइनों के साथ आप विदा कीजिएगा। जी देखिए, मैं 4 लाइनों से साहित्य सत्ता को मैंने 4 लाइनों में बांधा है कि आजकल सत्ता का क्या हाल है और साहित्य का क्या हाल है। तो मैं 4 पंक्तियां वहीं से सुनाता हूँ। तो मैंने लिखा था कि झूठ छल से यहाँ लोग नायर बने। नायर का अर्थ नेता होता है। कि झूठ छल से यहाँ लोग नायर बने, सच छिपा कर कई लोग कायर बने, बात करने लगे छंद की ओ यहाँ। ये सच्चाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। बात करने लगे छंद की ओ यहाँ, चोर कर शेर जो लोग शायर बने, चोर कर शेर जो लोग शायर बने। धन्यवाद। बिल्कुल, इसी तरह की अनेक खबरों को देखने के लिए, अनेक ऐसे कवियों से मिलने के लिए, अनेक साहित्यकारों से मिलने के लिए, अनेक समाज सेवियों से मिलने के लिए और भी जो हमारे समाज में पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए देखते रहे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।